यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट रहेगा। मेंटरशिप टेस्ट यहाँ पर 7वां है, ठीक है। 6 नंबर तक मैं करा चुका था पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ये आपका पूरा ज्योग्राफी का करीब 85 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स के होंगे, ठीक है। पहले जो 6 नंबर कराया था वो था IR का और ज्योग्राफी का, दोनों मिक्स था वो, है ना। यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा है और यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े से कम है। 15 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से। और उससे पहले मैं आपका जो करा चुका हूँ UPSC का जो मेंटरशिप चल रहा है, अपना चैनल है UKT उसका, तो यहाँ से वो आपको कवर करना है। एक एक मैं टॉपिक आपको समझाता हूँ, टॉपिक बताता हूँ कहाँ से आपको टॉपिक पढ़ना है, साथ में आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी करते रहना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स चीज़ें भी पढ़ते रहना है ना। बाकी कुछ डाउट रहेगा, बताओगे क्या क्या चीज़, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने को लेकर या कुछ है या आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओगे, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा कैसे करना है वो, ठीक है। बाकी जुड़ सकते हो, एकदम फ्री है, कोई यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं देना है और हम सब जो आंसर अपना रहता है लिख करके टेलीग्राम पर भेज सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, टेस्ट नंबर 7 को देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में विचार करना है। पहला, भारत के पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार कर वर्ष 2024 की 85वीं 85वीं से वर्ष 2025 में 77 हो गई है, जिससे 59 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंच और वीज़ा ऑनलाइन जो अराइवल सुविधा है वो शामिल होगी। पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, ठीक है, सही बात बोला है। सेकंड, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है और 193 गंतव्यों तक वीज़ा पहुंच मुक्त प्रदान करता है। सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी ओर यहाँ पर सिंगापुर जो है इंडेक्स में शीर्ष स्थान अपना बनाए हुए है, ठीक है। इसके पासपोर्ट धारक में 227 में से 193 गंतव्यों तक वीज़ा पहुंच मुक्त या ऑन अराइवल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह सूचकांक शीर्ष पर एशियाई देशों में प्रभुत्व को दर्शाता है। जापान और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान तथा कई यहाँ पर यूरोपीय संघ भी यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ दूसरे स्थान पर एक ही यहाँ पर देश हो, ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरे स्थान पर यहाँ पर सिर्फ एक देश है, ऐसा करके बोलेगा, तो याद रखना है आपको। तो आंसर क्या होगा, दोनों बात करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड राष्ट्रों के जो पहले एट सी ऑब्जर्वर मिशन के संबंध में विचार करना है। पहली बात, पहला आंसर स्टेटमेंट है इसमें, इस मिशन का उद्देश्य एक स्वतंत्र, पारदर्शी, समावेशी तथा रेजिलियंट हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। सेकंड है, इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य एक स्थायी क्वाड नौसैनिक कार्यबल की स्थापना करना। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस मिशन का उद्देश्य एक स्थायी क्वाड नौसैनिक कार्यबल स्थापित करना नहीं, बल्कि यहाँ पर एक अंतर संचालिता के साथ समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने पर जो पर्यवेक्षक होते हैं उसकी आदान प्रदान करने पर केंद्रित होगा और वहाँ पर नाटो के जैसा कोई औपचारिक सेना गठबंधन संरचना के हिसाब से। तो यहाँ से सेकंड बात गलत होगी, पहली बात करेक्ट है। आंसर दूसरे का ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन तीसरा है, आपदा जोखिम वित्त पोषण के संबंध में आपदा बॉन्ड कैट बॉन्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ से इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि जो देखो आपदा बॉन्ड कैट बॉन्ड जो होता है बीमा से संबंधित एक प्रकार की सुरक्षा है जो सरकारों के बीमा कंपनी को प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़, ठीक है, चक्रवात, भूकंप, ये 3 इसके जो वित्तीय जोखिम होते हैं उसको वैश्विक पूंजी बाजारों में स्थानांतरित करने की सक्षम बनाती है। ये उपकरण जारीकर्ता और निवेशक के बीच पूर्व व्यवस्थित समझौते पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट इसका रहेगा ये हो जाएगा तीसरे वाले का बी, यहाँ से स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ से, वूलाह चाय इसके हालिया नवाचार संबंध में विचार करना है। कौन सा संबंध इसके बारे में सही है, इसे भारत के पहले हर्बल एनर्जी ड्रिंक के रूप में विकसित किया गया है। पहली बात ये होगी, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। दूसरा, इसे भारत की पहली वेगलेस चाय पैकेजिंग प्रणाली में पेटेंट प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है और ये बात सही भी है क्योंकि यहाँ पर असम में स्थित स्टार्टअप वोला चाय को भारत की पहली वेगलेस चाय पैकेजिंग प्रणाली के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। इस पेटेंट प्राप्त उत्पाद को वेगलेस होल लीफ टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खुली होल लीफ जो है टी गुणवत्ता को बनाए रखता है और टी बैग की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। इस नवाचार में फूड ग्रेड फाइबर रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से बी बात यहाँ से करेक्ट है, चौथी की। क्वेश्चन 5वां, नवीन खोजे गए लाइकेन एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका की क्या विशेषता होती है। देखो, वैज्ञानिक जो हैं भारतीय वैज्ञानिक ने एक टीम में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व की धरोहर जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में एक एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका
नामक एक लाइकेन की नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, ये तो आंसर इसका ये होगा, राइट। उसके बाद इसकी विशेषता कवक और शैवाल के बीच प्राचीन सहजीवी संबंध को बताती है। ठीक है, ये खोज लाइकेन की प्रारंभिक विकासवादी रणनीति के बारे में मुख्य जानकारी बताती है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर पांचवे का। छठा है ड्राइविंग सपोर्ट बेसल जो पोत होते हैं निस्तार के संबंध में विचार करना। इस पोत में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री है जो आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के लक्ष्य को अनुरूप होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसका निर्माण मुंबई में मजगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स है उसके द्वारा किया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका निर्माण मजगांव शिपयार्ड द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर इसका डिजाइन और निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL है उसके द्वारा किया गया था, जो विशाखापट्टनम में स्थित एक प्रमुख पोत यार्ड है। ओनली वन करेक्ट है, छठे का आंसर सही पूछा तो ए। क्वेश्चन 7वां, विश्व स्वास्थ्य सूचकांक, विश्व स्वास्थ्य संगठन है सूचकांक नहीं है, के संबंध में 3/35 लक्ष्य का अभिप्राय क्या है। 3/35 लक्ष्य इसका क्या आशय है। ठीक है, देखो इसका आशय यहाँ पर जो WHO इसने यहाँ पर एक पहल शुरू की है जिसमें देशों से आग्रह किया है कि यहाँ पर वे स्वास्थ्य संबंधी कर के माध्यम से 2035 तक तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की वास्तविकता कीमतों में कम और 50% की जो वृद्धि है वो करें। ये कदम दीर्घकालिक बीमारियों पर अंकुश लगाने वाले सरकारी राजस्व सृजित करने के लिए उठाया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 7वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कब तक 2035 तक, और यहाँ पर कितना 50% से की वृद्धि। ये दोनों बातें की पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन 8वां है, क्वेश्चन 8वां है करियाचल्ली द्वीप संरक्षण प्रयास के संबंध में विचार करना है। इसके अपरदन के रोकने के क्रम में कृत्रिम रीफ मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है इसकी, क्योंकि जो ये पारिस्थितिक तंत्र से समृद्ध है, लेकिन यहाँ पर अधिक तटीय कटाव और समुद्र के जल के स्तर में वृद्धि के कारण इसमें समग्र जोखिम बना होता है और व्यापक समुद्री संरक्षण के पहले से द्वीप के पास करीब 8500 कृत्रिम रीफ मॉड्यूल स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड बात है ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये करियाचल्ली द्वीप है तमिलनाडु के तट पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी के बायोस्फीयर रिजर्व के 21 निर्जन द्वीपों में से एक माना जाता है। ओनली वन करेक्ट है ए। क्वेश्चन 9, वर्ष 2025 में मराठा किलों को प्रदत्त यूनेस्को की मान्यता के संबंध में विचार करना है। मान्यता प्राप्त 12 किले 5 राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर इन 12 किलों में महाराष्ट्र के 11 किले हैं, जैसे रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, शिवनेरी, लोहरगढ़, सहेलेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग और खंडेरी है ना। तमिलनाडु का एक किला है। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी इसमें। ठीक है, सेकेंड बात है शिवाजी की साम्राज्य राजधानी रायगढ़ किला शामिल किए जाने में गए स्थलों में से एक है। सही बात है, बताया मैंने आपको। आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर 9 का। क्वेश्चन 10वां, वर्ष 2025 में परीक्षण किए जाने वाले भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच के संबंध में विचार करना है। पहला, हाइड्रोजन संचालित ये कोच स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप हैं। पहली बात ये होगी। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, इस हाइड्रोजन कोच में जलवाष्प का उत्सर्जन होता है जो इसे डीजल इंजन की तुलना में पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक अनुकूल बनाता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस कोच में हाइड्रोजन सेल प्रणाली का उपयोग किया गया जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के संयोजन से भी विद्युत का उत्पादन होता है और ये केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है, जिससे यहाँ पर पारस्परिक जो डीजल संचालित कोच है उसमें शून्य उत्सर्जन विकल्प बन जाता है। तीसरी बात है, डीजल इंजन की तुलना में इस कोच के द्वारा उत्पन्न ध्वनि और कंपन स्तर काफ़ी कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जो इसमें शून्य उत्सर्जन है तो ये सब कम होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर 10वें का सभी बात करेक्ट है, डी सही है। 11, रोम में आयोजित कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के 88वें सेशन में भारत की जो भागीदारी है उसके संबंध में विचार करना है। इस सेशन के दौरान भारत के कथन, मानक और औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकेंड, कोडेक्स एलिमेंटेरियम्स कमीशन खाद्य एवं कृषि संगठन FAO
तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक संयुक्त निकाय होगा। सेकेंड बात क्या होगी, ये भी सही है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। आंसर इसका सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य होगा कि उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार है उसमें निष्पक्ष जो प्रथाएं हैं उसमें बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक दिशा में एक आचार संहिता को लेकर तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, फ्रंटियर रिपोर्ट्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फ्रंटियर रिपोर्ट्स का जो प्राथमिक उद्देश्य है, यहाँ पर देखो, इसका उद्देश्य में बढ़ते जो पर्यावरण मुद्दे हैं उसको इस प्रकार यहाँ पर सामने लाना कि ताकि जो व्यक्ति क्षेत्रीय और वैश्विक संकट हैं उसमें न बदलें और ऐसे मुद्दे पर प्रारंभ में स्थानीय और लघु पैमाने पर प्रतीत हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक प्रमाण इस ओर संकेत करते हैं कि समय से रहते निपटा नहीं गया तो इसके व्यापक और पर्यावरणीय सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। राइट, और 2025 का जो संस्करण था जिसका शीर्षक है द वेट ऑफ टाइम फेसिंग अ न्यू एज ऑफ चैलेंजेस फॉर पीपल्स एंड इकोसिस्टम। ठीक है, याद रखना है। और जो जलवायु परिवर्तन जो वृद्धि उसके कारण पिघलते हिम क्षेत्र को निष्क्रिय और सूक्ष्मजीवों का पुनः चक्रण करना। ठीक है, आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अभ्यास टेलिस्मैन सेबर के संबंध में विचार करना है। भारत ने वर्ष 2025 में पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसे मूलतः 2005 में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय पहल पे प्रारंभ किया गया था। सेकेंड बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर इसे 2005 में ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास के रूप में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ना कि फ्रांस। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 14 है, तमिलनाडु की चोल संगम झील पेन्नेरी झील के संबंध में विचार करना है। इस झील का निर्माण राजराज चोल प्रथम के शासनकाल में तंजावुर बृहदीश्वर मंदिर के निर्माण के भाग के रूप में किया गया था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है क्योंकि ऐतिहासिक अभिलेख में तिरुवालांगाडू जो है ताम्रपत्र में शामिल है, उसके अनुसार झील का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजराज चोल ने नहीं। ठीक है, सेकेंड बात, इस झील में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष भवानी नदी से जल आता है और ये मानसून दौरान भरी रहती है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये झील कोल्लिडम से नहरों के माध्यम से जल प्राप्त करती है, किंतु ये नहरें परिव्यक्त हो चुकी हैं और वर्तमान में ये केवल झील जो केवल वर्षा पर निर्भर है और अधिकांश समय सूखी रहती है, न कि भरी रहती है। इसके रख रखाव हेतु किसानों के पारस्परिक इरिआयम टैंक वसूला जाता था। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, जो इरिआयम होता है ये नामक एक कर होता था, लगाया जाता था, जिसका उपयोग झीलों की पुनः खुदाई करने के लिए किया जाता था। तो इससे तीसरी बात करेक्ट है। ओनली एक बात करेक्ट है, 3 बी नंबर सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में समाचारों में देखा गया सक्षम 3000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, जो सक्षम 3000 है या 3000 है, ये एक अत्याधुनिक उच्च क्षमता वाला डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने विकसित किया था। इसकी थ्रूपुट क्षमता 25.6 टेराबिट प्रति सेकंड है और इसे एआई वर्कलोड्स 5G और 6G नेटवर्क क्लाउड संरचना को हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स के समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया था। आंसर सी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मृदा परिच्छेदिका के बारे में विचार करना है। वो क्षितिज सबसे ऊपरी परत है जो मुख्यतः पत्तियों के अवशेष और कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा इसका, ये करेक्ट है। सेकेंड, ये क्षितिज विघटित कार्बन पदार्थ के साथ केंचुए और कवक के जीवाणु में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है। तीसरा, क्षितिज में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है लेकिन खनिजों की मात्रा कम होती है। ये बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी बात बोला है इसमें क्षितिज में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर मृदा से नीचे जो ठोस हैं सेल हैं उनकी जो संक्रमण है उसके परत पर काम करता है और क्षितिज ठोस सेल क्षेत्र में होते हैं और ये मृदा की परिच्छेदिका सबसे निचली परत होती है। ये बात गलत होगी और यहाँ पर खनिज अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 2 बात सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित पर विचार करना है। मृदा का यहाँ पर प्रकार और मुख्य यहाँ पर क्षेत्र इसके दे रखे हैं, देखते हैं इसको। पहला बात है यहाँ से जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा क्या होगी, जलोढ़ मृदा यहाँ से जो आएगी इसकी पहला युग में इसका करेक्ट है क्योंकि ये सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र घाटियाँ सही है। सेकेंड बात है काली मृदा दक्कन लावा क्षेत्र, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। तीसरा, लाल मृदा छोटा नागपुर का पठार
तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। चौथा लेटराइट मृदा, जो लेटराइट यहाँ पर है सॉइल, ये उच्च वर्षा और उच्च तंगुता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम में। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 3 तीन बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन 18 है, मृदा संरक्षण के उपाय के संबंध में विचार करना है। मल्चिंग मृदा संरक्षण में सहायक है क्योंकि इसमें वनस्पति रहित भूमि को पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों में आच्छादित किया जाता है, जिससे आर्द्रता की हानि कम होती है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका जो रहेगा करेक्ट है। सेकेंड, समूह जुताई में ढाल पर उच्च से निम्न की ओर जुताई की जाती है ताकि यहाँ पर जल शीघ्र प्रवाहित हो सके और जल भराव कम हो सके। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर समूह जो जुताई होती है इसमें ढाल पर उच्च से निम्न की ओर नहीं, बल्कि यहाँ पर ढाल की समोच्च रेखाएं जो होती हैं उसकी समानांतर जुताई की जाती है, और ये प्रवाह धीमा जो कर्व जो होता है अपर्दन उसको कम करती है। तो ये बात गलत होगा। सीढ़ीनुमा कृषि अंतर्गत तीक्ष्ण ढाल पर चौड़े सपाट सीढ़ीनुमा खेत बनाकर सतही प्रवाह और मृदा अपर्दन को कम किया सकता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है। 18 का आंसर 2 बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 19 19वां नंबर है। 19वां नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प परत अपर्दन जो होता है उसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो, मृदा अपर्दन मृदा के जो कारण उसको अलग होने से और उनके जो भौतिक कारक हैं उसके द्वारा परिवहन जल की जो क्रिया है उससे बना जो अपर्दन विभिन्न रूप में प्रकट होता है, जो तीव्रता रूप में और प्रक्रिया के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, एक तो जो परत अपर्दन है, परत अपर्दन ये प्रवाहित वर्षा जल द्वारा मृदा की जो पतली परत है उसको धीरे धीरे समान रूप से हटाता है, क्योंकि प्रारंभ में ये कोई स्पष्ट निशान नहीं छोड़ता, इसलिए यहाँ पर प्रायः अनदेखा रह जाता है, और किंतु यह उपजाऊ मृदा जो होती है इसको हटा देती है और दीर्घकालिक मृदा उत्पादकता को कम कर देती है। तो यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक जोखिम के बीच अंतर को स्पष्ट करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का से जो स्पष्ट करता है ये प्राकृतिक जोखिम एक संभावित खतरा है, जबकि प्राकृतिक आपदा एक वास्तविक प्रभाव है जिससे क्या होगा, जनधन की व्यापक क्षति होती है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 20 नंबर का। ठीक है, अतः जोखिम जो संभावित खतरा है, जबकि आपदा जो होता है उस संभावना को वास्तविक एक रूप होता है जिसमें व्यापक क्षति और व्यवधान उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के भूकंप जोखिम क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। जोन 5 बोला कितने यहाँ पर सही होंगे? ठीक है, जोन 5 जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जोन 5 सबसे जोखिमपूर्ण जोन है जिसमें संपूर्ण पूर्वोत्तर गुजरात का कच्छ कारण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भाग शामिल होते हैं। ये बात गलत होगी कि कम जोखिम बोल रहा है। जोन 4 है सेकंड स्टेटमेंट, ये आपका उच्च जोखिम वाला क्षेत्र होता है जिसमें दिल्ली, बिहार के कुछ हिस्से, हिमाचल, उत्तराखंड शामिल होते हैं। ये बहुत जोखिम बोल रहा है, गलत हो गया। जोन 3 जो आपका यहाँ से ये मध्यम जोखिम वाला एक जोन होता है। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी सही है। चौथा जोन 2 है सबसे कम जोखिम जोन है ना, यहाँ पे बोला है उच्च जोखिम जोन, गलत हो गया। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा केवल तीसरा करेक्ट है, मतलब एक स्टेटमेंट करेक्ट है 21 का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एक बात सही है। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चक्रवातों के प्रति अति संवेदनशील है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? 22 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील है, इसलिए क्योंकि हिंद महासागर में अधिक चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं और पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तमिलनाडु तट पर पहुंचते हैं। सेकेंड बात है बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक बार और तीव्र चक्रवात आता है, क्योंकि यहाँ समुद्र सतह का तापमान अधिक होता है और पवनें अनुकूल होती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से जो इसकी रहेगी ये करेक्ट है, भी दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 22 का ये बात करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में खनिजों के बारे में विचार करना है। लौह अयस्क, मैग्नीज और कोमोराइट जैसे लौह युक्त खनिज लौह इस्पात और मिर्च धातु जैसे धातुकर्म का उपयोग के आधार होते हैं, उद्योगों के आधार होते हैं। पहली बात होगी 23 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सेकंड, बॉक्साइट, तांबा, जस्ता
और सोना जैसे अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है। वी एल्युमिनियम विद्युत के उपकरण एवं रसायन उद्योगों के लिए आवश्यक होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत में अधिकांश अलौह खनिज में आत्मनिर्भर है और जहाँ तांबा, सीसा और जस्ता प्रचुर भंडार होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में अलौह खनिजों में आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ बॉक्साइट के भंडार है, लेकिन तांबा, सीसा, जस्ता का भाव है और यहाँ पर औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए इसकी आयात पर निर्भरता बनी रहती है, इसको मंगवाया जाता है ना। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। अगर आयात नहीं होता तो यहाँ पर ज़्यादा होता तो यहाँ पर इसको निर्यात करते, ठीक है, लेकिन यहाँ से इसको मंगाया था, इसलिए यहाँ पर इसमें आत्मनिर्भर नहीं है। तो सिर्फ 2 बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से इसका 23 का बी करेक्ट है। 24 है, कोयला क्षेत्र और यहाँ पर जो संबंधित राज्य हैं उसके बारे में विचार करना है। पहली बात, झरिया, रानीगंज, नवेली और सिंगरेनी। देखते हैं कौन से यहाँ पर बोला है, कितने स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, देखो पहली बात, पहला झरिया आपका यहाँ से गलत है, क्योंकि झारखंड में स्थित झरिया कोयला का कुकिंग कोल के मामले में सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र में से एक माना जाता है और इससे गलत हो गया। सेकेंड है रानीगंज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। यहाँ पर जो है ये पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी के किनारे स्थित है। यह पॉइंट एक पॉइंट लिख सकते हो कहाँ पर कौन स्थित है। ठीक है, तीसरा नवेली जो है ये, तीसरी बात यहाँ से तमिलनाडु पे लिग्नाइट भूरे कोयले के भंडारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये भी सही है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र तेलंगाना के प्रणहिता गोदावरी नदी के 350 किलोमीटर तक विस्तारित है। ये भी करेक्ट सही है। 3 बातें सही हैं, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में धान की कृषि के संबंध में विचार करना है। पश्चिम बंगाल के किसान वर्ष भर धान की 3 फसलें उगाते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से औस, अमन और बोरो कहा जाता है। पहली बात क्या होगी, 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही है। ठीक है, सेकेंड बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे वर्षावसित क्षेत्र में धान की उपज बहुत कम होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। दोनों बातें सही, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो यहाँ से जैसे वर्षावसित क्षेत्रों में धान की उपज बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ फसल का पूर्णतः मानसून पर निर्भर होना होता है और सिंचाई ढांचे की जो कमी है उसका उच्च उत्पादक किस्मों की जो आधुनिक कृषि निवेश है उसका सीमित होता है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर सही पूछा तो सी। 26 है, भारत में पेट्रोलियम के संबंध में विचार करना है। पेट्रोलियम मुख्यतः तृतीय काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पहली बात यहाँ से सही है। असम, गुजरात और मुंबई हाई भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र होंगे। सेकेंड का होगा, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से 26 का ये भी करेक्ट है। तीसरा, असम का डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है और गुजरात अंकलेश्वर एक प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर असम स्थित डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, जिसका इतिहास में 19वीं सदी के अंत में इसका देखा गया था और इसे प्राय भारत के तेल उद्योग की जन्मस्थली कहा जाता है। दूसरी गुजरात स्थित अंकलेश्वर आज़ादी के बाद खोजे गए सबसे अधिक उत्पादक तटीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 26 का बी सही हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय तरंगों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। महासागरीय जो तरंगे उसका सर्वोत्तम वर्णन में से कौन सा करता है, आंसर हो जाएगा इसका तरंगी महासागरीय जल की दोलनी गतियाँ होती है, जो समुद्र की सतह पर वास्तव में तरंग की जल नहीं बल्कि यहाँ पर जो ऊर्जा होती है उसकी प्रवाहित होती है और अधिकांश तरंगे के लिए ऊर्जा का स्रोत पवन होती है। जब कोई तरंग प्रवाहित होती है तो जल कण छोटे छोटे जो लगभग वृत्ताकार पाते हैं उसमें घूमते रहते हैं और यहाँ पर अपनी मूल अवस्था में वापस लौट जाते हैं, इसलिए जलराशि का कोई वास्तविक आगे परिवहन नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28, है, आवृत्ति के आधार पर ज्वारों के प्रकार के संबंध में विचार करना है। देखने पहला से स्टेटमेंट है, अर्धदैनिक ज्वार प्रतिदिन एक बार उत्पन्न होता है, जिसमें एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार शामिल होता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर अर्धदैनिक ज्वार जो होता है प्रतिदिन 2 बार आता है। ठीक है, एक बार नहीं, गलत हो गया, जिसमें 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार होते हैं। लगातार आने वाले उच्च या निम्न से लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे बोलेगा कि ये समान ऊंचाई के नहीं होते हैं ऐसा। ठीक है, याद रखना है की पॉइंट इसका। दैनिक ज्वार प्रतिदिन 2 बार उत्पन्न होते हैं, जिससे 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार होते हैं। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दैनिक ज्वार ये दिन में एक बार आता है, जिसमें केवल एक ज्वार और एक निम्न ज्वार होता है, उच्च एक निम्न। ठीक है, तो दोनों गलत है, आंसर यहाँ से सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 29,
वृहद ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? जो वृहद ज्वार हैं ये कब उत्पन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा 29 का। जो वृहद ज्वार होते हैं ये असामान्य जो रूप से ऊंचे ज्वार होते हैं, ये तब उत्पन्न होते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। इस अवस्था में सूर्य और चंद्रमा एक गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर एक दूसरे को अधिक मजबूत बनाते हैं और वह ज्वार महीने में 2 बार आता है, एक बार अमावस्या को और एक बार पूर्णिमा को। ठीक है, आपसे बोलेगा ये वृहद ज्वार 2 बार आता है, दोनों बार पूर्णिमा में आता है या दोनों बार अमावस्या में आता है। तो ध्यान रखना है की पॉइंट कैसे गलत कर सकते हो। ठीक है, मतलब कैसे यहाँ पर स्टेटमेंट गलत आपका हो सकता है ना, यह बात आपको याद रखना है। तो यही क्या होगा, इन्हीं समय ज्वार का उतार चढ़ाव सबसे अधिक होता है। तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, महासागरीय जो यहाँ पर धाराएं, इसके प्रभाव के संबंध में विचार करना है। गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं के मिलने से जल में ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के साथ साथ प्लवक जो प्लैंकटन होते हैं उसमें वृद्धि होती है, जिससे विश्व में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य क्षेत्र उत्पन्न होता है, विकास होता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो अक्षांश है, इसमें यहाँ पर जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर गर्म जल मिलता है, जिससे क्या होगा, उच्च तापमान साथ मिलकर मूसलाधार वर्षा होगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पश्चिम तट पर प्राय ठंडा जल मिलता है। इन क्षेत्रों में औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और दैनिक वार्षिक तापांतर और मौसम शुष्क होता है और धुंधला रहता है, भारी वर्षा नहीं होती है। ओनली 1 करेक्ट है, 30 का आंसर ए। 31 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। दर्रा राज्य दे रखे हैं इसमें, देखते हैं इसको। बोले कौन से यहाँ पर कितने सही सम्मिलित कर रहे हैं। ठीक है, पहला शिवकिला हिमाचल प्रदेश, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है यहाँ से जेलेपला सिक्किम, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। भारत तिब्बत जो त्रिजंक्शन है उसके निकट स्थित है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि नाथुला आपका सिक्किम में होगा। 2 बातें सही हैं, बी। 32 निम्नलिखित पर विचार करना है। स्थानांतरित कृषि और यहाँ पर इसके राज्य बोल रखे हैं। पहला पूनम, पूनम क्या होगा, पूनम ऐसे इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मध्य प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये केरल में उपयुक्त नाम है इसका, तो गलत हो गया। पोडू, पोडू क्या है, उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि है, सही है। तीसरी बात पेंडा, पेंडा मध्य प्रदेश में इसी प्रथा को संबोधित करता है, न कि केरल में, गलत हो गया। सिर्फ एक बात करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 33 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, देखते हैं इसको क्या बोला है क्वेश्चन बोला है कि इनमें से कितने देश काला सागर की सीमा को साझा करते हैं। देखो काला सागर की जो सीमा है उसको साझा करेंगे, एक तो यहाँ पे हो जाएगा सीमावर्ती देश होंगे रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, सभी आ गए इसमें। ठीक है, चारों आंसर करेक्ट हो गए इसके। बाकी 2 एक्स्ट्रा जो है कौन कौन सा, जॉर्जिया और यहाँ पर रूस, वो ऐड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34, और वही यहाँ पर पवनी क्या होती हैं। देखो आपको जो काला सागर है, ठीक है, ब्लैक सी और एक जो रेड सी है, जितने भी सी हैं वो सब आपके जो जो राज्य लग रहे हैं, एक आप उनको चिपका के कहीं लिख लो, है ना, आपको बात याद हो जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और एक पवनी क्या है, और वही जो पवनें होती हैं ये क्या होती है, आंसर हो जाएगा यहाँ से जो और वही पवनें हैं ये ऊंचे पठारों और बर्फ के मैदानों में घाटियों पर उतरने वाली शीत सघन पवनें होती हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये पवनें ठंडी सघन पवनें होती हैं जो बर्फ के मैदानों और पठारों जैसे ऊंचे स्थानों से नीचे की ओर बहती हैं। और ये क्या होता है, बड़े से छोटा, अवरोही, बड़े से छोटा, है ना, तो यहाँ से, और ये पठारों के ऊंचे से नीचे बढ़ती हैं और आप जो पास की घाटियाँ उसमें पहुँचती हैं, खासकर रात के समय जब ढलान तेजी से ठंडी होती है तब। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35 है, भारत में ग्रामीण जो यहाँ पर बस्तियाँ, इसके संबंध में विचार करना है। गुच्छित बस्तियाँ आमतौर पर उपजाऊ जलोढ़ मैदान है और उसके पूर्वोत्तर राज्य में कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। पहली बात क्या होगी, 35 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से परिचित बस्तियाँ अक्सर वनों पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित होती हैं जहाँ भूमि संसाधन अत्यधिक खंडित होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से इसमें बोला है अर्धगुच्छित बस्तियाँ जो होती हैं ये बेहतर सुविधाओं तक पहुँच के क्रम में शहरी केंद्र में आसपास केंद्रित होती हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्धगुच्छित बस्तियाँ होती हैं शहरी निकटता के कारण नहीं बसती है ये या नहीं बनती हैं। इनके बजाय ये आमतौर पर सामाजिक और जातीय विखंडन के कारण एक बड़े सघन गाँव में विकसित होती हैं। तो ये गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर सही पूछे तो ए। यह 36 नंबर क्वेश्चन है। इससे बोले पल्ली बस्तियाँ पर क्या होती हैं। ठीक है, भारत में पल्ली बस्तियाँ क्या है, पल्ली बस्तियाँ कई छोटे इकाइयों में विभक्त होती हैं जहाँ मूल गाँव का स्थान जो होता है प्रायः स्पष्ट नहीं होता है।
पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, सेकेंड बात है, इन बस्तियों में स्थानीय रूप से फलिया, पारा, धना, धानी और नांगले जामे जैसे जाने आते हैं। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि इस प्रकार की बस्तियाँ निर्माण आमतौर पर सामाजिक और जाति जो कारक होते हैं इसके द्वारा होता है, जिससे जनसंख्या समूह का वितरण और पृथक्करण प्रभावित होता है। और इन छोटी इकाइयों का या बस्तियों को क्षेत्र के आधार पर स्थानीय रूप में फलिया, पारा ये सब के नाम से जानते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। 36 का आंसर यहाँ से क्या होगा? दोनों बातें सही हैं, तो पूछा गया इसमें कौन सा सही होगा, है ना? तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और यहाँ पर राज्य बोल रखा है। देखते हैं इसको। पहला कहेगा यहाँ से इसका गलत है, महाराष्ट्र नहीं होगा। कहेगा यहाँ से हो जाएगा आपका ये कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका के कन्नड़ जिले में। तारापुर क्या होगा? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका ये महाराष्ट्र में, पालघर में, तो यहाँ से गुजरात नहीं होगा। काकरापार क्या होगा? काकरापार आपको हो जाएगा ऐसे, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये गुजरात के सूरत में, कर्नाटक में, तीनों ऐसे गलत हैं। 37 का आंसर डी। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं ऐसे। 38 नंबर है, भारत में गन्ने की खेती के संबंध में विचार करना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र गन्ना के उत्पादक राज्यों में से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, पंजाब शामिल है। पहली बात क्या होगी? 38 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से होगा ये क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गन्ना उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, ओडिशा ये सब यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, पहली बात गलत होगी। सेकेंड बात है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गन्ना उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश शामिल है। सेकेंड बात यहाँ से भी गलत है, क्योंकि मैंने ऊपर बताई थी बात ये। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से, भारत में गन्ने की खरीफ की फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, केवल एक बात करेक्ट है तीसरी वाली, तो एक स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही हो जाएगा 38 का। 39 देखते हैं, रेशम उत्पादन के संबंध में विचार करना है। भारत में कुल कच्चे रेशम उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा मलबरी रेशम से संबंधित होता है। पहली बात क्या होगी? 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत में जो उत्पादन है मलबरी रेशम का, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 92% है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड बात, कुल वैश्विक वस्त्र उत्पादन में रेशम का योगदान 1% से भी कम है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कितना है 0.2%, 1% से कम हो गया है। ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अस्वच्छांश जो होता है इसका क्या आशय है? अस्वच्छांश का क्या आशय है? देखो, अस्वच्छांश विषुवत रेखा के लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण विस्तृत यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ये उच्च वायुमंडलीय दाब, शांत पवनें, धूप वाला आकाश और कम या बिल्कुल भी वर्षा ना होना यहाँ की विशेषता होती है। ये क्षेत्र प्रचलित पछुआ पवनें एक व्यापारिक पवनों के बीच में पर स्थित एक ऐतिहासिक शब्द के रूप में जो घोड़ों को ले जाने वाले यहाँ पर नौकायान उस जहाजों से संबंधित होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही होगा। 41 यहाँ से, जनसंख्या के जो मल्थुसियन सिद्धांत है उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात यहाँ से 41 का, इसमें बोला है मल्थस ने जनसंख्या वृद्धि पर 2 प्रकार के नियंत्रण प्रस्तावित किए थे, निवारक नियंत्रण और सकारात्मक नियंत्रण। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सकारात्मक नियंत्रण के तहत विवाह में विलंब या इससे टालना शामिल है, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक जो प्रस्ताव होते हैं ये नैतिक संयम, विलंबित विवाह और ब्रह्मचर्य जैसे निवारक उपाय होते हैं, जो जन्म से पहले यहाँ पर लागू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 41 का आंसर एक सही है। 42, यहाँ पर निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। जनांक की विशेषताएं और संक्रमण का चरण इसमें। ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात यहाँ से, चरण 1 में क्या निम्न जीवन प्रत्याशा, उच्च जन्म मृत्यु दर होती है। पहली बात सही है। सेकेंड बात में क्या होगी? चरण 2 में स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल के कारण प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर में कमी होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर इसमें बोला है कि जनसंख्या शहरीकृत होने पर यहाँ पर परिवार का आकार स्वैच्छिक रूप से कम रखा जाता है। तीसरी बात क्या होगी? 42 का जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? तीसरा चरण यहाँ से इसका करेक्ट होगा। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 42 का सी बात यहाँ से सभी 3 सही है। 43 नंबर है, भारत में वर्ष 2024-25 में कंदन मिलेट्स उत्पादन के संबंध में विचार करना है। कंदन मिलेट्स उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान था। पहली बात क्या होगी? 43 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, सभी प्रकार के कंदन में रागी की कुल उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी, जिसके बाद बाजरा और ज्वार का स्थान था।
सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुल उत्पादन में बीज में कंदन की जो दृष्टि से बाजरा 60%, ठीक है, और सबसे बड़ा योगदान था। इसके बाद ज्वार 27%, ठीक है, और रागी 10%, ठीक है, छोटे कंदन 2.4%। तो यहाँ पे बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, 43 का आंसर ए। 44 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनमें से कितने भारतीय राज्यों में से म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थलीय सीमा साझा करते हैं जो एक तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पर है, नागालैंड मणिपुर नहीं है, तो दो बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे मिजोरम इसका हो गया, ठीक है, दो बातें यहाँ से सही है, तो दो बातें इसकी करेक्ट है। बाकी दो जो एक्स्ट्रा बताए मैंने, नागालैंड और मणिपुर, ये भी आप ऐड कर सकते हो। 45 है, निम्नलिखित देशों की भारत के साथ उनकी साझा की जाने वाली स्थलीय सीमा की लंबाई का अवरोही क्रम यहाँ पर व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम जिसका आंसर हो जाएगा 45 का, ये आपको मैप देखने से पता चलेगा, ठीक है, फिर भी मैं आंसर यहाँ से बताता हूँ इसका। बांग्लादेश कितना 4096, ठीक है, पॉइंट की बात नहीं बता रहा हूँ आगे, ये अप्रॉक्स में करते हैं। उसके बाद बांग्लादेश हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा चीन 3488, चीन दूसरे में आ गया 3488। उसके बाद आपका आएगा पाकिस्तान 3323, पाकिस्तान 3323, मतलब आपका पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ पर, इसमें नहीं है पाकिस्तान तो, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा नेपाल 1751 तीसरे नंबर पर, 1 2 3, और उसके बाद म्यांमार चौथे में हो जाएगा, मतलब 1643। तो आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से ए। 4321, इसका कौन सा क्रम होगा? ये आरोही क्रम है, अवरोही क्रम नहीं, बढ़ते से घटता नहीं, छोटे से बड़ा क्रम पूछा, ठीक है। 46, ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे के यहाँ पर 40 और 60 जो डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। यहाँ की जलवायु पछुआ पवनें और समुद्री परिस्थिति के अत्यधिक प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप कम सर्दियाँ, ठंडी गर्मियाँ होती हैं और वर्ष पर वर्षा विस्तृत या वितरित रूप से सुचारू होती हैं। और इस क्षेत्र में 4 अलग अलग ऋतुएं भी होती हैं, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती वृक्षों का प्रभुत्व रहता है। ठीक, किससे संबंधित है ये संबंधित है 46 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, ये ब्रिटिश तुल जलवायु से संबंधित है। ब्रिटिश तुल जलवायु जो है उसकी यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है। ये ब्रिटिश तुल जलवायु यहाँ पर दोनों गोलार्धों में 40 और यहाँ पर 60 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे उस पर स्थित होते हैं, ठीक है। 47 देखते हैं। 47 यहाँ से समुद्र तल पर पाए जाने वाले पॉलीमेटेलिक यहाँ पर जो नोड्यूल हैं उसके बारे में विचार करना है। निकेल, तांबा और कोबाल्ट बहुधात्विक पिंडों में से निकाले जाने वाले आर्थिक रूप से मजबूत मूल्यवान तत्व होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, आर्थिक रूप से सबसे अधिक व्यवहार नोड्यूल 1000 मीटर से कम गहराई पर पाए जाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बहुधात्विक पिंड आमतौर पर 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं और इस समुद्री गहरे क्षेत्र में विशेष रूप से क्लिप्टन जैसे जोन में देखे जाते हैं, है ना। 1000 मीटर से कम गहराई पर नहीं, गलत हो गया। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कश्मीर घाटी का रेवा भू आकृतियों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 48 का प्लीस्टोसिन मूल की जो पठारी यहाँ पर जैसी जलोढ़ संरचनाएं जो केसर की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। 48 का यहाँ पर बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक उपजाऊ होती है और ये केसर जिसे जीआई टैग प्राप्त था और सेब बादाम जैसी जो फसलें हैं उसके लिए आदर्श होते हैं। इसके अलावा करेवा पुरातात्विक महत्व रखते हैं, जिससे यहाँ पर इसमें जीवाश्म और प्राचीन मानव निवास के प्रमाण भी पाए जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं इसको। भारत के तटीय क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। 49 है, भारत में तटीय क्षेत्रों के संबंध में देखते हैं। पहला, भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र पश्चिमी तटीय क्षेत्र की तुलना में विस्तृत और अधिक निक्षेपित है। पहले क्या होगा? पहली बात 49 का आंसर स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकेंड है, उच्च तरंग अपरदन के कारण पूर्वी तटीय क्षेत्र को बड़ी जो खड़े भ्रंग हुए हैं उसके शीर्ष स्थल से पहचाना जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वाली इसलिए गलत है क्योंकि जो पूर्वी जो खड़े भ्रंग है शीर्ष स्थल इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है और यहाँ पर अपरदन जो आधारित भू आकृतियाँ उसमें समानता संकीर्ण पश्चिमी तट पर जो पाई जाती थी, जहाँ पश्चिमी घाट पर उतरती छोटी जो नदियाँ उसमें समुद्र से जल्दी मिलती थी और पूर्वी तट में निम्न भूमि को निक्षेपण करती थी। ठीक है, तो सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी और ये
ऐसी कटाव संबंधी विशेषता नहीं है जो पूर्वी तट पर अपनी निम्न भूमि या निक्षेपित प्रकृति के कारण इससे पूरी तरह से विशेषताओं से रहित हों। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, सियुक नदी के जिसे यहाँ पर प्रायः मौत नदी भी कहा जाता है, इसके संबंध में विचार करना। यह सियाचिन ग्लेशियर की एक शाखा है जिसे रीमो ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ पर गिलगिट बल्टिस्तान में प्रवेश करने से पहले लद्दाख में होकर बहती है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। मानसून के दौरान अपने तीव्र प्रवाह और बाढ़ के कारण इससे उपनाम मिला था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है कि यहाँ पर इस नदी को मृत्यु नदी के नाम से मानसून की बाढ़ के कारण नहीं, बल्कि यहाँ पर इसकी खतरनाक बर्फीली धारा के कारण मिला, जो सर्दियों में मध्य एशियाई व्यापारिक या यारकन लेस की जो यात्रा है उसके दौरान घातक साबित होती थी। ये नदी का अनिश्चित प्रवाह, जोखिमपूर्ण परागमन और कठोर शीतकालीन परिस्थितियों के जो अनेक मृत्यु कारण बनी थी। तो ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो थे मेंटरशिप के टेस्ट नंबर 7 को मैंने डिस्कस कर दिए। जो 51 से रहेंगे वो पार्ट 2 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। 51 से 100 तक वो पार्ट 2 में हो जाएंगे। तो यहाँ से जो पेपर है इसको एंड करते हैं। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।